आज हम शुरू करेंगे संस्थाओं का कामकाज का पार्ट 2। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि सरकारी आदेश किस तरह पास होते हैं और उसे लागू किस तरह से किया जाता है। और आज हमारा टॉपिक है इसमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार को विभिन्न गतिविधियां करनी पड़ती हैं, जैसे कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सबको स्वास्थ्य व शिक्षा मुहैया कराना, कर इकट्ठा करना और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाना आदि। तो इन गतिविधियों को चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है, और यदि इन फैसलों को लागू करने में यदि कोई विवाद उठता है तो कोई निर्णय करने वाला होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं और इस तरह की व्यवस्थाओं को कहा जाता है संस्थाएं। भारतीय लोकतंत्र में 3 प्रमुख संस्थाएं हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, जिसे संसद भी कहते हैं, इसका काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है जो संसद में कानून बनता है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय देना। यदि कानूनों को लागू करने में कोई परेशानी होती है या कोई कानूनों का उल्लंघन करता है तो न्याय की व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विधायिका या संसद के बारे में। तो लोकतंत्र में लोगों का राज होता है और लोग राज करते हैं किसके माध्यम से? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। अब ये प्रतिनिधि जो हैं 1 या 2 नहीं होते, ये बहुत सारे होते हैं। तो जो इतने सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को जो है कोई एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर बैठकर ये डिस्कस कर सकें, कोई निर्णय ले सकें, कोई डिसीजन ले सकें, और ये जगह होती है संसद, या जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राष्ट्रीय सभा है उसी को संसद कहते हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर संसद है, ठीक इसी तरह से राज्य स्तर पर भी निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है, जिसे कहा जाता है विधानसभा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, या फिर संसद के क्या कार्य हैं। तो पहला जो संसद का काम है वो है कानून बनाने का। संसद का महत्वपूर्ण कार्य होता है कानून बनाना। संसद नए कानून बनाती है, मौजूदा कानून में संशोधन करती है, या फिर मौजूदा कानून को ख़त्म कर सकती है और उसकी जगह पर नए कानून भी बना सकती है। दूसरा, संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। संसद एक तरह से सरकार पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि संसद में होते हैं कौन लोग? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, और ये प्रतिनिधि होते हैं अलग अलग राज्यों से। तो ये प्रतिनिधि सरकार का ध्यान उन मुद्दों में खींचकर लाते हैं जिन पर कि लोग चाहते हैं कि सरकार काम करे। और इतना ही नहीं, कोई भी कानून सरकार पास कर ही नहीं सकती जब तक कि वह संसद में पास ना हो। अगर हम मंडल आयोग की रिपोर्ट को याद करें तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1989 में पेश की थी। वो सबसे पहले संसद में ही पेश की थी, और लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद में पास होने के बाद ही उसे लागू किया गया था। तीसरा कार्य है राष्ट्रीय नीति पर चर्चा व बहस के लिए संसद सर्वोच्च संघ है। तो संसद ही वह जगह है जहां सारी बहस व चर्चा होती है किसी भी राष्ट्रीय नीति पर या किसी भी टॉपिक को लेकर। और अगर हम देखें तो ऐसी चर्चा व बहस होना बहुत ज़रूरी है, किस लिए? ये जानने के लिए कि जो भी निर्णय सरकार ले रही है वो उसमें फ़ायदे व नुकसान क्या है करके। अगर ये चर्चा व बहस नहीं होगी तो जो भी पार्टी शासन में है वो अपना मनचाहा कुछ भी निर्णय ले सकती है। और चौथा कार्य है सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। तो अधिकतर देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सरकार जो है सार्वजनिक पैसों को खर्च कर सकती है। अगला टॉपिक है संसद के 2 सदन। तो हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी कि लोगों की सभा,
जिसे हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं, और राज्यसभा यानी कि राज्यों की सभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रपति हैं वो भी जो है संसद का ही एक अंग होते हैं। हालांकि इन दोनों सदनों में से और किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन कोई भी कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होता है। तो पहले हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा को जो है लोअर हाउस या निम्न सदन कहा जाता है। इनमें कुल सदस्यों की संख्या होती है लोकसभा में 552, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य हैं वो हैं 545। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष विधि से। इसका चुनाव लोग करते हैं, किसके द्वारा? वोटिंग के द्वारा करते हैं। और जो 545 सदस्य उसमें से कितने 543 सदस्यों को ही लोग प्रत्यक्ष विधि से चुनते हैं, और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कोई भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यह एक अस्थाई सदन है। ठीक है, लोकसभा हर 5 साल बाद क्या होती है? भंग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? फिर से चुनाव होते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता है, और फिर से एक नई लोकसभा बनाते हैं। ठीक है, अगर हम राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन या अपर हाउस। इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 250, और अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य हैं 245, और इसके सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अब लोग अप्रत्यक्ष विधि से कैसे करते हैं? हमने लोकसभा में देखा लोग किससे करते थे? वोटिंग से करते थे, लेकिन यहाँ पर किससे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि से मतलब इनको लोग नहीं चुनते हैं, हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो जा कर के राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो जो हमारे MLA होते हैं, विधायक होते हैं, ये जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो अलग अलग राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के ये MLA चुनते हैं कि इनको राज्यसभा के सदस्यों को। और इनमें से भी जो है जो 245 सदस्य हैं, इनमें से 12 सदस्य चुनते हैं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उन्हें, और वो किसी भी कला, साहित्य, संगीत, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लेकिन ये एक फिक्स्ड 6 साल नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है? हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, और जब ये 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं तो दोबारा चुनाव होकर नए सदस्य आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी एक समय में ऐसा नहीं होता है कि राज्यसभा के सारे सदस्य रिटायर हो जाएं और सारे के सारे नए सदस्य आएँ। ठीक है, जैसे कि लोकसभा में होता है, लोकसभा में भंग हो जाती है और नए चुनाव आते हैं, नए सदस्य एक साथ आते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या होता है कि कुछ पुराने सदस्य उसमें होते ही होते हैं, और जो है 1/3 नए सदस्य उसमें आते हैं। इस वजह से राज्यसभा को एक स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा के 545 सदस्यों में से एक सदस्य बनता है स्पीकर या अध्यक्ष। स्पीकर लोकसभा में सबसे उच्च पद पर होता है और सभी लोग उसकी बात को मानकर चलते हैं। और इस समय लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला। और जिस प्रकार लोकसभा में स्पीकर होता है, ठीक इसी प्रकार राज्यसभा में होते हैं सभापति। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, और इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। अगला टॉपिक है लोकसभा बनाम राज्यसभा। ठीक है, अगर हम बात करें कि किसके पास ज़्यादा अधिकार है, लोकसभा के पास या राज्यसभा के पास, तो लोकसभा को कहा जाता है क्या? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि निम्न सदन, और राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि उच्च सदन। लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार होते हैं लोकसभा के पास। अब हम देखते हैं कि लोकसभा के पास ज़्यादा अधिकार कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ही सहमति आवश्यक है। यदि कोई ऐसा बिल आ गया जिसमें दोनों सदनों के बीच मतभेद हो, लोकसभा ने उसके लिए हाँ कह दिया और राज्यसभा जो है उसके लिए सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। ठीक है, जहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य आते हैं और साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। लेकिन सामान्यतः तो इसमें वही होता है जो लोकसभा चाहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या होती है? राज्यसभा से अधिक होती है। और जो संयुक्त अधिवेशन है इसको बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष।
दूसरा है वित्त विधेयक जो है लोकसभा में ही पारित होता है। ठीक है, पैसों से अगर संबंधित कोई भी कानून लोकसभा में पारित हो जाए तो राज्यसभा को उस कानून को कभी भी खारिज नहीं कर सकती है, उसे पास करना ही होता है। ठीक है, उसे पारित करना ही होता है राज्यसभा को। वह उसे केवल पारित करने के लिए 14 दिनों की देरी कर सकती है या फिर उसमें कोई संशोधन का सुझाव दे सकती है। और तीसरा है लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। तो लोकसभा का पूरा नियंत्रण मंत्रिपरिषद पर होता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पर भी होता है, क्योंकि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। और यदि आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा, जबकि राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है। अब इसके बाद जो है कार्यपालिका को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।